गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हमारी महत्वपूर्ण विचारधारा है समाजवाद, सोशलिज्म। देखिए, हमने पिछली कक्षा में उदारवाद के संबंध में उदारवादी विचारधारा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जिस प्रकार से उदारवादी विचारधारा है उसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण देशों में, लोकतांत्रिक देशों में एक अन्य महत्वपूर्ण विचारधारा भी प्रचलित है, वो है समाजवाद। समाजवाद आधुनिक राजनीति युग में दोनों ही विपरीत विचारधाराओं, मार्क्सवाद और कल्याणकारी उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कल्याणकारी उदारवाद अर्थात सकारात्मक उदारवाद और जो मार्क्सवाद है, इन दोनों का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है वो समाजवाद रहा है। आई बात समझ में? समाजवाद जो कि पाश्चात्य चिंतन में 19वीं-20वीं शताब्दी में विकसित हुआ। यूरोपीय चिंतन का यूरोपीय विचारधारा में या यूरोपीय देशों के लोकतांत्रिक देशों के जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें विशेषकर से 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, वो हम समाजवाद के रूप से विशेषकर जान सकते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब मिला जुला स्वरूप के हैं या इसका जो प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण देखा है तो और भी पहले दिखाई देता है, लेकिन विशेष तौर से इस पर पर्टिकुलर ध्यान केंद्रित करके जो विचारधारा का निर्माण किया गया वो 19वीं-20वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, विकसित हुआ। अब ये जो समाजवादी विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। ठीक है। तत्पश्चात समाजवादी विचारधारा समस्त विश्व में तेज़ी से लोकप्रिय होने लगी। अब आपको पता है पूंजीवादी विचारधारा निजी संपत्ति का उसमें अस्तित्व होता है, स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है और उसमें प्रतिस्पर्धा को प्रमुख महत्व होता है। राज्य सीमित राज्य की प्रबल अवधारणा पर बल दिया जाता है। असेक्सवादी नीति अर्थात लेजेस फेयर की पॉलिसी को स्वीकार किया जाता है किसमें? पूंजीवादी अवधारणा या विचारधारा में या व्यवस्था में। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें राज्य सर्वोपरि है और राज्य के जो भी संसाधन है उस पर जो अपना स्वामित्व है वो किसका होगा? समाज का, हम सभी मानव समाज का। तथा राज्य के ऐसी एजेंसी है जो सभी मानव समाज में उसका न्यायोचित वितरण करेगी उन संसाधनों का। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद की बिल्कुल विपरीत कौन सी है? समाजवादी विचारधारा। तो समझ सकते हैं ये कि शब्दों में कि समाजवाद आखिर है क्या? तो कि शोषण से रहित समतामूलक समाज जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो, गरीब, वंचित या किसी के द्वारा उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं हो, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो, और समतामूलक समाज, ऐसा समाज जिसमें समानता हो, समरसता हो और सभी समान हो, और ऐसे प्रकार के राज्य की स्थापना करना समाजवाद का मुख्य अर्थ माना जाता है। अर्थात एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि शोषण से रहित समानता पर आधारित समाज और राज्य की स्थापना करना समाजवाद कहलाता है। भारत के साथ साथ अनेक लोकतांत्रिक देशों ने समाजवादी लक्ष्यों को अपनी संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। अब भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों ने, जिन देशों का लिखित संविधान है, उन देशों के संविधान में समाजवादी लक्ष्यों को अपनी संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। आपको पता है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने जो एक शब्द प्रतिस्थापित किया था वो समाजवाद था। आई बात समझ में? तो समाजवाद या समाजवादी राज्य का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अलग अलग विचारधाराएं थी, तो भारत ने ये विचारधारा क्यों ग्रहण की? इसका एक आपको लॉजिक है या महत्वपूर्ण तर्क या कारण कह सकते हैं उसको। देखो, हम सभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में काफ़ी क्लासों में आपसे बातचीत डिस्कशन कर चुका हूँ कि भारत ब्रिटिश उपनिवेश रहा हुआ है और लगभग 200-250 वर्षों तक ब्रिटिश शक्ति का गुलाम रहा है। अब यहाँ पर ब्रिटिशों ने अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए और अपने लाभ के लिए भारतीयों का ज़बरदस्त तरीके से शोषण किया, अत्याचार किए, अनाचार किए और शोषण की जिसमें सीमा नहीं हो इसी प्रकार का शोषण इन लोगों ने किया। अब शोषण होते होते भारत बहुत बदतर और गरीब देश के रूप में खड़ा था। अब 1947 में जब स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से हम घिरे हुए थे।
अब हमारे सामने सबसे बड़ा और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम लोकतंत्र का मॉडल अपनाएं और किस प्रकार के हम अपने देश की विकास को शुरुआत करें और उस दिशा में आगे बढ़ सकें, कैसे क्या करें। क्योंकि हम गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग की दृष्टि में, हर एक दृष्टि में पिछड़े हुए थे। किसी में भी अपने यूनिक गर्व के साथ कह सकते कि हाँ, ये पक्ष हमारा मजबूत है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हमारा लोकतंत्र भी नया नया। सबको एक डर था कि क्या पता लोकतंत्र चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कैसे क्या है। और जिस प्रकार से हम एक साथ संपूर्ण अधिकार दिए, लोगों को ये नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है। तो बहुत बड़ा डर भी था कि जो समाज के उच्च वर्ग है, धनाढ़ वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग है, वो कहीं इन गरीबों का और जो निर्धन लोग हैं इन पर अत्याचार न करे, एक प्रकार का उनको दबाने की प्रवृत्ति न करे। ये सब प्रकार की चुनौतियाँ सामने आ रही थी। तब हम साम्यवाद को अपनाएं, उदारवाद को अपनाएं, कि वो समाजवाद को अपनाएं, किसको क्या अपनाएं। तो फिर एक समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उसमें हर देश की परिस्थितियों के अनुकूल उसमें थोड़ा सा बदलाव करके हमारे देश के कर्णधारों ने ये तय किया कि हम समाजवादी विचारधारों को स्वीकार करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें हमें पता था कि समाज में निर्धनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अमीरों की संख्या कम है। और हम नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल खुली प्रतिस्पर्धा को लागू करके या फिर बिल्कुल स्वतंत्र करके निजी संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देकर हमको ये पूरी व्यवस्था में उलटफेर नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम ऐसा इस प्रकार से करने थे कि भारत में हमारे जो भी संसाधन हैं, ठीक है, इन सभी संसाधनों का वेतन राज्य करेगा और राज्य एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसी प्रकार से। तो आप देखेंगे कि इस पर नेहरू जी का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। और नेहरू जी ने अपने विचारों के अंतर्गत और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद का जो स्वरूप है, जो अपने नेहरू ने अपने विचारों और देश की परिस्थितियों के अनुकूल उसमें बदलते हुए इसको लागू किया गया। तो आपको पता है हमारे देश की जैसे पंचवर्षीय योजना देखिए, या फिर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, या जो एक राज्य नियंत्रित जो हमारी क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था है, वो आप समझ सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण देख सकते हो, जितने भी वृहद उद्योग उनका राष्ट्रीयकरण देख सकते हो, जितने भी हमारे लोक उपक्रम हैं। तो ये सब एक प्रकार से इस समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने काम किया। तो जिस प्रकार से भारत ने किया उसी प्रकार से दुनिया का हर देश भी करता है। अब अपन देखते हैं कि समाजवादी जो अवधारणा है इसका विकास किस प्रकार से हुआ। मैंने तो आपको एक भारत का एक एग्जाम्पल दिया कि भारत ने भी एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित किया। लेकिन ये जो समाजवादी अवधारणा है ये विकास कहाँ से हुआ, कब से इसको शुरुआत हुई, किन किन लोगों ने, किन किन विचारकों ने, विद्वानों ने इसके संबंध में विचार प्रकट किए, ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अपने विस्तार से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में यूनान के स्टोइक दर्शन ने आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। अब आपको पता है यूरोप में सबसे प्राचीन जो ज्ञान का केंद्र था, ज्ञान का जो उदय वो यूनान में हुआ, ठीक है, ग्रीस में। अब वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो दर्शन थे, तो एक दर्शन वहाँ माना जाता है स्टोइक दर्शन, ठीक है, सुखवादी दर्शन के से संबंधित हैं। तो ये स्टोइक दर्शन ये कहता था कि समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो समाजवादी राज्यों में जिसकी स्थापना की जाती है, आर्थिक और सामाजिक न्याय की जो बात की जाती है, ऐसी की ऐसी बात हमें यूनान के स्टोइक दर्शन में दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि भले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस विचार को लेकर, इस बात को लेकर यूनान के स्टोइक दर्शन में इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि वो स्टोइक दर्शन आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल देता आया है। फिर आप देखेंगे कि जो ही मध्यकाल की शुरुआत होती है, तो मध्यकाल में लगभग मध्यकाल की शुरुआत नहीं, मध्यकाल के जब अंत होता है, तो आप देख सकते हो कि थॉमस मूर की विश्व प्रसिद्ध एक कृति है यूटोपिया, ठीक है। यूटोपिया में उन्होंने एक आदर्श समाजवादी राज्य की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। आपको बेहद नाम याद रखना, और बहुत ही आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाने वाला था कि यूटोपिया की रचना किसने की, या थॉमस मूर की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए तो यूटोपिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि अपनी इस पुस्तक में एक आदर्श समाजवादी राज्य की परिकल्पना की कि एक आदर्श समाजवादी राज्य किस प्रकार का हो सकता है, उसकी क्या विशेषता है और इसकी स्थापना क्यों की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर आप 17वीं शताब्दी में देखेंगे कि बेकन ने अपनी पुस्तक लिखी थी न्यू अटलांटिस। बेकन एक विचारक हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी थी न्यू अटलांटिस। आप अपने पास पुस्तक है तो उसमें भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, थॉमस मूर की यूटोपिया और दूसरी बेकन की न्यू अटलांटिस। इसमें भी उन्होंने समाजवादी विचारों का उल्लेख किया था, वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान की थी। परंतु विशेषकर अपन देखें कि समाजवाद की दिशा में या समाजवादी विचारधारा की प्रगति हुई, वो कब से मानी जाती है कि फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई,
फ्रांस की रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई तो उस समय ये मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि आपको पता है इस क्रांति का जो ध्येय वाक्य क्या था। और इस ध्येय वाक्य से आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश और जिन देशों में वो जो गुलामी या उपनिवेशवाद के शिकार हो रहे थे, वहाँ पर भी इस ध्येय वाक्य या इस नारे को से बहुत प्रभावित हुए। और वो क्या था ध्येय वाक्य? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। अब कई जगह बंधुता भी आता है, कई जगह भातृत्व भी आ सकता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब तीनों एक ही वर्ड है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये जो इसका स्लोगन है जो इतना विश्व प्रसिद्ध हुआ और दुनिया के कई देशों को इससे प्रेरणा मिली और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया और अपने समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाजवादी ढांचे को विकसित किया। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव जो दिखाई देता है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के इस स्लोगन में दिखाई देता है। फिर इसी दौर में यहाँ पर बात करें तो फ्रांस के बेबियफ ने भी समाजवादी सिद्धांतों की वकालत की। अब धीरे धीरे ये विचारक हैं वो आगे आकर इस बात को स्पष्ट और प्रकट रूप में प्रकाश डाल रहे हैं। बेबियफ ने भी समाजवादी सिद्धांतों की वकालत की है। फिर आप देखेंगे कि बेबियफ के विचारों के बाद ब्लैंकी ने उसको प्रचारित किया। ब्लैंकी ने भी इन्हीं विचारों को आगे ले जाकर इस बात को और भी स्पष्ट किया। फिर 19वीं शताब्दी में देखें तो सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन आदि विचारकों ने पूंजीवादी के दोषों को मानवीय स्वचेतना के आधार पर दूर कर सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात की। अब देखो, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन और थॉमस मोर, इन चार व्यक्तियों को, इन विचारकों को एक प्रकार से कल्पना जगत या सोपन लोग के समाजवादी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार से अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने पूंजीवाद की जो दोष हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार का शोषण होता है और इसमें जो कमियां हैं, और इन दोषों को मानवीय स्वचेतना के आधार पर दूर करके, मतलब मनुष्य अपनी चेतना, मन मस्तिष्क के द्वारा इन दोषों को दूर करके एक सामाजिक और आर्थिक कल्याण किस प्रकार से किया जा सके, इन बातों को ही अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एक प्रकार के, मतलब यूँ कहें कि सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, लेकिन सुंदर गुलाबों के लिए जो बोने के लिए ज़मीन है, वो ज़मीन को तैयार नहीं किया कि आखिर ये जो है कि भाई सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात होनी चाहिए, लेकिन ये आखिर ये असमानता पैदा क्यों होती है, क्यों कोई किसी का शोषण करता है, उन कारणों को ये नहीं ढूंढ पाए। इसलिए उनको प्रायः जितने भी नव समाजवादी या फिर उसके बाद में कार्ल मार्क्स के जो बाद वाले जो विचारक हैं वो यही कहते हैं कि इन्होंने इन बात पर कहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है इस पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला। ठीक है, तो इनको प्राय क्या कहा जाता है, कभी प्रश्न पूछा जाए कि वे कौन से सोपन लोग के या आदर्शवादी या कल्पना लोग के समाजवादी विचारक माने जाते हैं, तो आप कह सकते हैं सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर है, रॉबर्ट ओवन है और थॉमस मोर को भी इसी श्रेणी में माना जाता है। फिर भी उन्होंने बात तो जरूर की, भले आप आलोचना के आधार पर कह सकते हो कि ये इस प्रकार के कल्पना लोग के विचारक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सब कुछ पूंजीवाद के दोष है, इनको दूर करते हुए हमें एक प्रकार के सामाजिक आर्थिक कल्याण या आर्थिक समानता की बात करनी चाहिए। ठीक है, फिर एक अन्य विचारक हैं प्रूदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ प्रॉपर्टी में निजी संपत्ति को उन्होंने चोरी की संज्ञा दे दिया। प्रूदो ने क्या कहा, अपनी पुस्तक लिखी थी व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, संपत्ति क्या है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जो निजी संपत्ति होती है ना, वो एक प्रकार की चोरी है, डकैती, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है वो किसी के लोगों के श्रम का मूल्य होती है और जो पूंजीपति है वो हड़प के रख लेते हैं, इसलिए निजी संपत्ति एक चोरी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। राज्य को समाप्त करने की बात कहकर बाकुनिन तथा अन्य अराजकतावादियों की इस नई समाजवादी परंपरा की शुरुआत कर दी गई। राज्य को समाप्त करने की बात कहकर, राज्य को अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे बाकुनिन और कुछ अराजकतावादी जो राज्य के बिल्कुल विरोधी होते हैं। ठीक है, वो भी उन एक प्रकार से एक नई समाजवादी परंपरा की शुरुआत की। इनके पश्चात देखते हैं कि समाजवाद की अनेक धाराएं, जिस प्रकार से एक पेड़ होता है और पेड़ की जो कितनी शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से इस समाजवाद की इतनी शाखाएं हो गई कि आप मानो कि हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से इसका अलग अलग क्या कहते हैं उसका विस्तार से वर्णन किया या आप अपने हिसाब से उसको उल्लेखित किया। जैसे अपन महत्वपूर्ण जो उसकी धारा या शाखाएं मान सकते हैं वो है फेबियनवाद। ठीक है, वेब दंपति, सिडनी वेब और बेट्रिस वेब, इन लोगों ने इस संबंध में अपनी बातें की थी। फिर उसके बाद में श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद इत्यादि ऐसी अलग अलग धाराएं विकसित हुई। इसमें आप देखेंगे विशेष तौर से कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GDS कोल, जॉर्ज सोरेल ऐसे विचारक हैं जो समाजवाद की इन धाराओं को लेकर आगे चले और इन मतलब अपनी शाखाओं का या धाराओं का प्रतिपादन किया।
फिर देखते हैं 1900 सदी में साम्यवाद मार्क्सवादी समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ। 1900 सदी के लगभग आप देखते हैं कि साम्यवाद कम्युनलिज्म इसकी जो शुरुआत हुई, तो ये मार्क्सवादी समाजवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो एक प्रकार से इसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कह सकते हैं, इन्होंने अपने विचारों से इसका आविर्भाव किया। तथा यूँ कहें कि मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी 1848 में, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस प्रकार की जो बातें करके, और तभी से एक प्रकार से मार्क्सवादी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। औद्योगिक क्रांति, जिसने कि शहरी वर्ग को जन्म दिया, समाजवादी क्रांति को संभव बनाया। अब देखो, औद्योगिक क्रांति आपको पता है 15वीं शताब्दी में लगभग यूरोप के राज्यों में हुई, यूरोप के देशों में हुई। अब औद्योगिक क्रांति होने से क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग एक स्थान पर एकत्रित हुए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिक हुए, तो ये एक प्रकार से गाँव से किस में तब्दील हो गए, शहर में। तो शहरी श्रमिक वर्ग का जन्म हो गया औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, और समाजवादी क्रांति वहाँ पर आना बिल्कुल आसान हो गया। सबसे पहले इंग्लैंड में ये हुई। इस कारण इंग्लैंड को समाजवादी विचारधारा का घर भी कहा जा सकता है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि किस देश को साम्यवादी विचारधारा का घर कहा जाता है, वो है इंग्लैंड। ब्रिटिश लोगों स्वभाव और उनके जीवन मूल्यों के कारण उनके द्वारा समाजवाद के विचार को अपनाया गया। ब्रिटिश लोगों के स्वभाव और उनके जीवन मूल्यों के कारण कौन सा विचार अपनाया गया, समाजवाद। ईसाई धर्म के ग्रंथ बाइबिल या साम्यवाद के एक विचार कार्ल मार्क्स और उनकी रचना साम्यवादी घोषणा पत्र की भांति समाजवाद का कोई एक विचार या कोई ग्रंथ न होकर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में नहीं है जो सभी विषयों के लिए कानून बनाता हो। मतलब यूँ कहें कि इस समाजवाद का कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। जैसे माना कि ईसाई धर्म के लिए बाइबिल पवित्र है, या फिर अब मार्क्स की जो रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, इस प्रकार से कोई प्रॉपर ढंग से कोई एक नहीं है। ऐसी सैकड़ों पुस्तकें हैं ऐसे हैं जिन पर इन समाजवाद के संबंध में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया हो। ठीक है। विलियम एबस्टीन ने, उनके शब्दों में अगर अपन ये जानना चाहें तो देखेंगे कि इंग्लैंड में अधिकांश वे प्रभावशाली समाजवादी विचारक रहे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों या शासन में कोई महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी। मतलब इंग्लैंड की बात करें, क्योंकि समाजवादी विचारधारा का घर वो माना जाता है कि इंग्लैंड के अधिकांश प्रभावशाली समाजवादी विचारक वो थे जिनको राजनीतिक दलों या शासन में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी, किंतु उनका प्रभाव मुख्यतः उनकी नैतिक शक्ति और उनके लेखन शैली के कारण भी उनका महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। जिन विचारकों ने समाजवाद की जो सामान्य व्याख्या की है, उनमें विशेषकर से आप देखेंगे कि जो यूरोप के जो हैं उनमें आर एन टोनी, रैमजे मैकडोनाल्ड, सिडनी वेल्ट्सबेव, हेरल्ड लॉस्की, क्लीमेंट एटली, एवन एफ.एम. डार्विन, अमेरिका के नॉर्मन थॉमस, और जब हम भारत की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, ये सभी ऐसे कुछ नाम हैं जो हमारे भारतीय समाजवादी विचार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हमने देखा है कि समाजवादी जो अवधारणा है यूरोप में, और फिर ये अपने जो अलग देशों में धीरे धीरे होते होते और हमारे भारत में जो महत्वपूर्ण विचारक थे जिन्होंने इस बात पर बल दिया और इसको अपनाया, उसके संबंध में हमने कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इवोल्यूशन किया।